सो हेलो स्टूडेंट्स, अब ये फिर एक नई प्रॉब्लम है फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर, बट दिस टाइम द प्रॉब्लम इज़ नॉट फ्रॉम द IE इरोडोव, इट इज़ फ्रॉम सम अदर बुक। मैं आपको जल्दी से प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैंग्वेज आपके सामने स्क्रीन पर है, आप उसको रीड कर सकते हो। एंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो मैं कि A एंड B हमारे दो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं। A एंड B आर द टू मेटेलिक स्फीयर्स having charge plus q and the charge plus 2q. So A and B are the two metallic spheres, charge plus q plus 2q, and they have same masses. Written in the last line, both have same mass. इन दोनों के पास सेम मास है बट चार्जेस डिफरेंट हैं, और ये दोनों मेटेलिक बॉल्स सस्पेंडेड है बाय टू सिमिलर थ्रेड्स। ये थ्रेड और ये थ्रेड इक्वल लेंथ L की है, और ये दोनों बॉल सस्पेंडेड हैं बाय द टू सिमिलर थ्रेड्स, और वो थ्रेड्स वर्टिकल साइड से अल्फ़ा और अल्फ़ा के एंगल पर हैं। दैट मीन्स कि टोटल एंगल यहाँ पर 2 अल्फ़ा दे रखा है। और क्वेश्चन कहता है कि नाउ इस कंडीशन में जहाँ पर ये हैं, इस कंडीशन में इन दोनों को हम लोगों ने रेस्ट के स्टेट पर रिलीज़ किया है। और जब हमने इनको रेस्ट के स्टेट पर रिलीज़ किया है तो रिलीज़ करने के बाद ये दोनों बॉल्स प्लस q और प्लस 2q सिमिलर चार्ज होने की वजह से, कोलम्बिक फोर्स की वजह से एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे। और जब ये एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे तो ये अपने बीच का जो एंगल है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। एंड देन कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन जाती है कि स्फीयर A हमारा यहाँ पर आ जाता है और स्फीयर B कुछ यहाँ पर आ जाता है। और क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये दे रखा है कि जो A और B हैं उनके बीच में ये जो एंगल है इट इज़ मैक्सिमम 2 बीटा। मैक्सिमम 2 बीटा का मतलब ऑन वन साइड इट इज़ द मैक्सिमम बीटा and on other side is also beta. So the total angle is now 2 beta, and this is the maximum angle. Maximum angle 2 beta तभी हो सकता है, this angle can be maximum, and this angle maximum beta will take place when the object B stops at some point. So they start from rest, they move like pendulum, but they again stop. The moment when they stop, the angle between the threads is now largest angle, and that largest angle is given as 2 times of beta in this question. And now we have to find the mass of objects. The question is what is the mass of A or mass of B, because their masses are equal. So क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद इसका जो सोल्यूशन पार्ट आने वाला है, क्वेश्चन का सोल्यूशन पार्ट वो काफ़ी सिंपल सा है। और अगर हम फोकस करें इस पॉइंट पर तो हमारा ऑब्जेक्ट A या फिर ऑब्जेक्ट B, ऑब्जेक्ट A जो इस लेवल पे था वो थोड़ी सी ज़्यादा हाइट पे चला गया। तो आप थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस करोगे, आप कैलकुलेशंस के एंगल पे देख सकते हो कि ये जो हाइट h जो ये ऑब्जेक्ट रेज कर रहा है ऊपर, बिकॉज सिमेट्री से इतना ही हाइट मेरा ऑब्जेक्ट B भी उठेगा। तो ऑब्जेक्ट A यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट उठ रहा है, ये थोड़ा सा अगर आप मैथमेटिक्स फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये हाइट जो है वो L ब्रैकेट में cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, दिस इज़ द हाइट। थोड़ी एक सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप अप्लाई करोगे खुद से और ट्राई करोगे कि ये हाइट L इंटू cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा क्यों होगी। मैथमेटिक्स है पूरी। नाउ जो ऑब्जेक्ट A राइज करेगा और ऑब्जेक्ट B राइज करेगा तो ये दोनों अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे। और जब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे तो वो एट द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स भी बाय नेचर कंजर्वेटिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बाय नेचर कंजर्वेटिव है। दैट मीन्स कि यहाँ पर टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रखनी होगी मुझे। और काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी कंजर्व है। रीज़न इनिशियली वो रेस्ट पे थे तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और बाद में वो स्टॉप कर गए तो अगेन काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो काइनेटिक एनर्जी एट दीज 2 पॉइंट्स इज कंजर्व। सो देयरफॉर द इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी should be equals to the loss in electrostatic potential energy. मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है GPE फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड EPE फॉर द
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी जितने मैग्नीट्यूड से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी उतने ही मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज़ होगी वो फॉर एनी वन ऑब्जेक्ट इट विल बी mgh, तो mg एंड दैट हाइट विच इज़ l एंड ब्रैकेट के अंदर cos अल्फा माइनस cos बीटा। So now this is increase in the gravitational potential energy of one object, and we have two objects, so therefore multiplied by 2. And now it has to be equal to the loss which is in the electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy in the initial moment. In the initial moment, we can now find the separation between A and B. The separation between A and B can be calculated as this length is given as L and this angle is given as alpha. So if it is L and this is alpha, through trigonometry you can find this length which is L sin alpha. So the total separation is 2L sin alpha, and if total separation is 2L sin alpha, the initial electrostatic potential energy is 1 over 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 and divided by separation, which is 2 times of L sin alpha. This is our initial potential energy minus the final potential energy, and this factor will be common in the initial and final potential energy. So finally the potential energy will be Q into 2Q. The only change will be the separation between the charges, which changes from 2L sin alpha to 2L sin beta, because the angle alpha is now angle beta. So काफ़ी conceptual question है ये. There is no change of kinetic energy. ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी. और इस रीज़न की वजह से जब ये दोनों बॉल्स ए और बी ऊपर की तरफ राइज करेंगी एज अ पेंडुलम, तो जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये गेन करेंगे उतने ही मैग्नीट्यूड का, उसी न्यूमेरिकल वैल्यू का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये लॉस करेंगे. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्यों लॉस कर रहे हैं? बिकॉज जब ये चार्जेस दूर जाएंगे तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा. और अगर हम याद करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R होती है, तो डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस R है जब वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो रही है वो एक्चुअल में एडजस्ट हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में. एंड नाउ इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो जो आपका टारगेट है इस क्वेश्चन में, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ m, दैट कैन बी ईजिली ऑब्टेन्ड नाउ.